अच्छा, रोबोट फाइल को मैं थ्योरी पढ़ानी शुरू करूँगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी कुछ, इसलिए पहले मैं आपको रोबोट फाइल दिखा दूँ, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जो आ जाए हैं, प्रीवियस क्लास में मौजूद नहीं थे। तो मैं कहता हूँ भाई ये मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट खुल गई, ये सिंपल मैंने URL लिखा तो वेबसाइट खुल गई, ठीक है। अब मैं इसके आगे लिखने लगा हूँ /robots.txt, ये रोबोट्स की फाइल का नाम है। यानी आपने जो रोबोट्स की फाइल क्या होती है ये हम बाद में देखते हैं, जब जो रोबोट्स की फाइल होती है उसका नाम है robots.txt। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या इस वेबसाइट की रोबोट्स फाइल बनी हुई है कि रोबोट्स फाइल नहीं बनी हुई। सो मैंने robots.txt लिखा और एंटर कर दिया। क्या हुआ, टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रोबोट्स फाइल बनी हुई है। तो सिंपल सा तरीका क्या हुआ कि रोबोट्स की फाइल को टेस्ट करने की, रोबोट्स की जो फाइल है SEO का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। आप जब SEO ऑडिट करोगे कि देखने के लिए कि क्या इसकी SEO अच्छी हुई है कि नहीं हुई है, तो उसमें रोबोट्स फाइल का होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, और रोबोट्स फाइल डेवलपर ने नहीं बनानी है, रोबोट्स फाइल हमने बनानी है, ठीक है। रोबोट्स फाइल जो SEO कर रहा होगा उसने बनानी है। तो अगर तो रोबोट्स फाइल बनी है कि नहीं बनी है, ये तो एक हमने टेस्ट लगाया है। मिसाल के तौर पर एक और मैं वेबसाइट खोलता हूँ जहाँ पर हम देखते हैं कि क्या भाई इसकी भी रोबोट्स फाइल बनी हुई है। स्टार्स लिख दिया मैंने, .edu.pk/robots.txt 404, ये भी हमारा एक टॉपिक है। ये 404 का एरर क्यों आता है इसको भी हम बाद में देखते हैं। इससे ये पता लग गया कि फाइल नहीं है, ये तो पता लग गया ना भाई, फाइल होती तो उसका कंटेंट आ जाता, फाइल नहीं है इसका मतलब है कुछ भी नहीं खुला। सो ये तो हमें समझ में आ गया कि रोबोट्स की फाइल को टेस्ट कैसे करते हैं। और अगर हमने ये देखना हो कि रोबोट्स की फाइल बनानी कैसे है, ठीक है, सो ये इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो हमने लिखने हैं। पहला रूल है यूजर एजेंट, दूसरा रूल है डिसअलाउ, तीसरा रूल है अलाउ, और चौथा रूल है साइट मैप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नई चीज़ बीच में आ गई साइट मैप। ये साइट मैप क्या होता है इसको भी थोड़ी देर में देखते हैं। पहले देखते हैं कि यूज़र एजेंट का क्या मतलब है। यूज़र एजेंट का मतलब है कि क्या हम किस किस क्राउलर को अलाउ करना चाह रहे हैं कि वो हमारी वेबसाइट पर आए। यूज़र डैश एजेंट मीन्स क्राउलर, यूज़र डैश एजेंट मीन्स क्राउलर। सो हमने लिखना है यूज़र डैश एजेंट और इसी टर्म में लिखना है। मैंने यूज़र का यू कैपिटल किया हुआ है, फिर डैश लगाया और एजेंट लिखा हुआ है, कॉलन स्टैटिक का मतलब है कि जितने भी सर्च इंजन हैं इनके सारे क्राउलर्स मेरी वेबसाइट को क्राउल करें। सिंपल, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम तो ये चाहते ही होंगे ना कि भाई सारे सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को क्राउल करें। तो इसका मतलब कि आपने साथ साथ चले पैरेलल हम वो भी बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसे कॉपी किया मैंने, सिंपली यहीं पर ही पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी नहीं हुआ, जी अभी करने से नहीं लगी, अभी तो स्टार्ट हुआ बाद में। हाँ जी मैं ले आऊँगा, मैं ले, अब मैं क्या करूँ, आपको दे दूँ। तो इसे करते हैं कॉपी और लाकर यहाँ कर देते हैं पेस्ट। हो गया। इसका क्या मतलब है, पहली लाइन का क्या मतलब है, पहली लाइन का ये मतलब है कि भाई जितने भी क्राउलर्स हैं सबको मैं अलाउ करवा रहा हूं कि वो मेरी वेबसाइट को क्राउल करें, ठीक है। वही क्राउल करेंगे तो ही इंडेक्स करेंगे ना, इंडेक्स होगे तो ही रैंक होगी ना, तो ये तो जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन तो हमें लाजमी लिखनी है जब भी हमने रोबोट्स फाइल बनानी होगी। अच्छा दूसरी लाइन क्या है, दिस अलाउ कॉलन CGI बिन। अच्छा ये CGI बिन कौन सा फोल्डर होता है ये आपको मैं समझा देता हूँ, इसको आपने परेशान नहीं होना कि नया नाम आ गया शायद हमारे पास। मैं बता रहा हूँ ताकि ये ना हो कि आप लोगों को लगे कि हम फाइल नहीं बना सकते। मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ, आपको पता लग जाए फाइल बननी कैसे है। मैंने क्या लिख दिया जी, दिस अलाउ कॉलन /CGI बिन, ठीक है, एक लाइन आ गई। अब मुझे जितनी भी चीज़ें डिसअलाउ करनी होंगी इस तरह मैं डिसअलाउ करता जाऊँगा। CGI बिन का फोल्डर जो है वो कोई हमारा कस्टमाइज फोल्डर नहीं है, बल्कि होस्टिंग का ये अपना एक फोल्डर होता है। वो होस्टिंग का जो सॉफ्टवेयर है, वो जो आप यूज़ करने लगे हुए सॉफ्टवेयर, उसका अपना एक फोल्डर है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका तो कुछ लेना देना नहीं है हमारी वेबसाइट की रैंकिंग से। सो मैंने कहा भाई होस्टिंग में अगर ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो इसे भी क्रॉल नहीं करो, बस बात खत्म होगी। अब मैंने क्या किया हुआ, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल,
मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मैंने क्या किया, अपने लेक्चर को अपनी होस्टिंग में ही अपलोड कर दिया और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना हुआ है किस नाम से, वीडियोज़ के नाम से, ठीक है। तो क्या मतलब इसका कि भाई इस फोल्डर को भी क्राउल नहीं करना, क्योंकि ये तो मैंने अपना डाटा सेव करने के लिए समझ लो ना होस्टिंग को यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास होस्टिंग की स्पेस थी, तो मैंने क्या कहा इस पर अपना डाटा भी साथ साथ ही सेव करता जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी नहीं करना। अच्छा, एक और फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, सपोज करें इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं ये करता हूँ कि मेरा क्लाइंट जो है मेरे से वेबसाइट बनवाने के बाद में भी कुछ चेंजेस करवाता रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी इंडेक्स फाइल चेंज हो रही है बार बार। मिसाल के तौर पर 1 जुलाई को उसकी इंडेक्स फाइल थी, 10 जुलाई को उसने मुझे कुछ भेजा कि भाई इसमें ये इमेज चेंज कर दें, ये टेक्स्ट चेंज कर दें, कुछ चेंजेस आई, अब उसकी नई इंडेक्स फाइल बन गई। अब वो जो 1 जुलाई की इंडेक्स फाइल थी वो और है, जो 10 जुलाई को बनी है वो और है, तो ओवरराइट हो गई ना, ओवरराइट हो गई। फिर 15 जुलाई में फिर चेंजेस आ गई, 20 जुलाई में फिर चेंजेस आ गई। तो इस तरह क्या हुआ, उसकी 7-8 फाइलें पड़ी हैं पुरानी। अब अगर तो मैं हर दफ़ा ओवरराइट करता जाऊँ और अचानक मेरा क्लाइंट कहे कि यार यूँ करें, वो जो 1 जुलाई को चेंज किया था ना आपने, वापस वही रिस्टोर कर दें, तो मैंने तो ओवरराइट कर दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, उन फाइलों को टेम्प के फोल्डर में सेव करता जा रहा हूँ, उन index.html को। इसका मतलब क्या हुआ, index.html के मैंने बैकअप्स बना लिए साथ साथ। index.html जुलाई 1, index.html जुलाई 10, index.html। अब ये भी सब कुछ होस्टिंग में पड़ा हुआ है ना, तो मैं कहता हूँ भाई इसको भी तो क्राउल नहीं होना चाहिए, ये तो क्राउलेबल टेक्स्ट कंटेंट नहीं है, ये तो मैंने एज ए बैकअप रख लिया अपने पास ताकि मुझे आसानी हो जाए। तो मैं उसको कहाँ पे रखा हुआ, टेम्प के फोल्डर में। अब पता लग गया डिसअलाउ का क्या मतलब है, यानी इसमें हम वो कंटेंट बता रहे हैं जिसे हम क्राउल नहीं करवाना चाहते, स्लैश। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, अब इसको तर्जुमा आपने करना है। हाँ, इसको ट्रांसलेट आप करें, इसका क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि टेम्प के फोल्डर में ये एक फाइल है बस, इसको नहीं क्रॉल करना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर जो कुछ और पड़ा हुआ है उसे क्रॉल करो। तो अब आपको ये भी पता लग गया कि फोल्डर के अंदर का जो कंटेंट है, अगर आप उसे टारगेट करना चाहें तो आप उसे कैसे टारगेट करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता है कि टेम्प, और टेम्प के अंदर मेरा एक फोल्डर पड़ा हुआ है ए के अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है बी, मैं कहता हूँ भाई बी को डिसअलाउ करा दो, तो इस तरह लिखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, ना मैंने ए को डिसअलाउ किया, ना मैंने टेम्प को डिसअलाउ किया, मैंने किस फोल्डर को डिसअलाउ किया, बी को। इसका मतलब क्या हुआ कि बी के अंदर जो भी फाइलें पड़ी हैं सारी की सारी डिसअलाउड में आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, अलाउ। इस तरह करके मैंने क्या किया, नंबर ऑफ डिसअलाउ बता दिए, आखिर में मैंने ये लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई जो जो कुछ डिसअलाउ कर दिया इट्स ओके, उसके अलावा जो कुछ भी बचाना सब अलाउड है, यानी सब क्राउल होना चाहिए। खत्म होगी बात। ये तीसरा डायरेक्टिव है, यानी एक डायरेक्टिव था क्राउलर का, एक डायरेक्टिव था डिसअलाउ का, एक डायरेक्टिव था अलाउ का, और आखिरी जो डायरेक्टिव है वो क्या है, आखिरी डायरेक्टिव है साइट मैप का। व्हाट इज साइट मैप, जरा इसको पहले समझ लेते हैं कि साइट मैप होता क्या है, ये देना कैसे है। साइट मैप कॉलन, सेम मैं इसका साइट मैप खोल देता हूँ। अब हम करते हैं इसी वेबसाइट का साइट मैप खोल लेते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, मैं आपसे आज दो फाइलें डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपसे आज जो दो फाइलें डिस्कस कर रहा हूँ, ये दोनों फाइलें आज डिस्कस होने वाली दोनों फाइलें HTML फाइलें नहीं है, ये दोनों ही HTML फाइल्स नहीं है। एक रोबोट्स फाइल है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्निकल SEO, एक साइट मैप है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्निकल SEO, ठीक है। अब ये साइट मैप का नाम भी फिक्स है, साइट मैप .xml। ये क्या होता है, पहले तो इसमें खोल कर देखता हूँ, खुल गया, स्टार्ट का साइट मैप आ गया। इसका मतलब है उसकी रोबोट्स नहीं थी बनी हुई, मगर साइट मैप बना हुआ है। तो अब ये देख लो कि इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ कोडिंग, मगर ये कोडिंग आपको करनी नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें हमने कुछ नहीं करना, ये ऑटो जनरेट करवानी है फाइल, ये खुद ही से हमने फाइल जनरेट करवा लेनी है, ठीक है। हाँ जी, इसका फंक्शन क्या होगा, बिल्कुल बताता हूँ इसका फंक्शन क्या होगा। बेसिकली साइट मैप नाम से अंदाजा हो रहा होगा आपको कि भाई आपकी वेबसाइट का एक मैप है, बिल्कुल वैसी है जैसे गूगल लोकेशन होती है आपकी, कि आपके घर किसी ने भी आना होगा, आप क्या करोगे, उसे गूगल से लोकेशन सेंड कर दोगे, वो उसे फॉलो करता हुआ आप तक पहुंच जाएगा, आसानी से पहुंच जाएगा। एक तरीका ये होगा, आप उसको लोकेशन वैसे ही बताओगे ज़ुबानी कि भाई ये लोकेशन है, तो ज़रा उसको मुश्किल होगी थोड़ी सी आने में। इसी तरह जब क्राउलर ने आपकी वेबसाइट पर आना है, तो अगर हमने उसको अपनी वेबसाइट का मैप दे दिया, तो उसको
अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। और अगर हमने उसको मैप ना दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि क्राउलर जब भी आपकी वेबसाइट पे आया करेगा हर दफा से खुद से ही ढूंढ रहा होगा कि कहाँ कहाँ क्या पड़ा हुआ है, और हर दफा नए सिरे से आकर चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। आपका क्या ख्याल है इन दोनों तरीकों में से अच्छा तरीका कौन सा है? तो उसको वन साइट में प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि उसके लिए आसानी पैदा हो, क्योंकि उसके लिए अगर आसानी पैदा होगी तो उसका विजिट शॉर्ट होता है, तो वो जल्दी से हमारी वेबसाइट के उस हिस्से पर आ जाएगा जो क्राउलेबल है। इसे हम बोलते हैं कि क्राउलर हमारी वेबसाइट को स्कैन कर रहा है। क्राउलर हमारी वेबसाइट को क्यों स्कैन करता है? रैंक करने के लिए, इंडेक्स करवाने के लिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भाई ये समझ तो आ गई साइट मैप क्या होता है, उसको देखा भी कि कैसा होता है, ये भी देखा कि चेक कैसे करना है। कैसे करना है चेक? वेबसाइट का नाम /sitemap.xml, बात खत्म। अब हम ये देखते हैं कि साइट मैप बनाना कैसे है, यानी कि आपने जनरेट कैसे करना है। ठीक है, सो मैं लिखता हूँ ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर, लिख दिया मैंने, स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ आ गया। मैं कहता हूँ भाई मुझे कोई ऐसा टूल बता दो जो मेरी वेबसाइट का साइट मैप बना दे। सो मैंने लिख दिया ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर। जी आ गए, क्लिक किया लिंक पे, वेबसाइट पे आ गए हम। यहाँ पर वो मैंने पहले प्रैक्टिस करवाई थी पिछली क्लास में, इसलिए यहाँ पर बना हुआ आ रहा है। जी क्या लिखा हुआ है? stars.edu.pk, पूरे वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दें, एग्जैक्टली वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दें जिसका आपको साइट मैप चाहिए, एंड देन स्टार्ट। चलो शुरू हो गया बनना? जी बनना शुरू हो गया। क्या करें? व्यू साइट मैप डिटेल्स, क्या कहते हैं? डाउनलोड कर लो। डाउनलोड हो गया, ठीक है। शो इन फोल्डर आ गया। इस जैसे रोबोट्स वाली फाइल का नाम फिक्स है, robots.txt, इसी तरह जो आपकी साइट मैप की फाइल है इसका नाम भी फिक्स है और इसका नाम है sitemap.xml। अब रोबोट्स की फाइल और साइट मैप की फाइल, ये दोनों फाइलें जहां पर आपकी इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है वहीं पर इन्होंने आना है। आपने इसको भी इंडेक्स के साथ रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, सपोज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं कहता हूँ भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये है, तो ये मेरी इंडेक्स पड़ी है, यहीं पर मैं इन दोनों को भी पेस्ट कर दूंगा, और बाद में जब मैं पूरी वेबसाइट को अपलोड करूंगा इसका मतलब क्या हुआ? रोबोट्स भी पहुंच गया और साइट में भी पहुंच गया उस जगह पर जहां पर मैं उसको लेकर जाना चाहता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, मैंने कहा भाई आपने साइट मैप जनरेट कर लिया, आपने रोबोट्स की फाइल बना ली, अब मैंने क्या करना है, इनको उस जगह पे रख दूंगा जहां मेरी वेबसाइट की इंडेक्स फाइल पड़ी है। तो इंडेक्स फाइल ये पड़ी है ना मेरी यहाँ पर, इसी फोल्डर में, यानी कि इधर ही मैं इसको Ctrl+C Ctrl+V करके पेस्ट कर दूंगा। फाइनली जब मैं वेबसाइट को अपलोड करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? वेबसाइट के साथ मेरा साइट मैप भी अपलोड हो जाएगा, वेबसाइट के साथ मेरी रोबोट्स फाइल भी अपलोड हो जाएगी। अब वापस आए जरा नोटपैड में, यहाँ पर वो आपसे क्या कह रहा है? साइट मैप बताओ भाई। हाँ, यानी कि रोबोट्स में हम उसको क्या बता रहे हैं? हम क्राउलर को एक और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट का साइट मैप है, ये भी नोट कर लो, ताकि जब तुम मेरी वेबसाइट पर आओ तो कोई कंफ्यूजन ना हो तुम्हें कि भाई इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, आपको मेरी वेबसाइट आसानी से समझ में आ जाए। तो साइट मैप कैसे लेना है? हमने अभी निकाला था ना हमने साइट मैप। ये सपोज इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ नोटपैड में आया साइट मैप कॉलन पेस्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट की फाइल जब बनानी होगी तो मुकम्मल रोबोट की फाइल बनाने के लिए पहले हमें क्या करना है? पहले हमें क्या करना है? मैंने कहा रोबोट की फाइल बनाने से पहले कौन सा काम करना है? साइट मैप पहले बनाना है, क्योंकि साइट मैप बना होगा तभी रेफरेंस दे पाऊंगा ना। पहले मुझे साइट मैप जनरेट करना है, जब मेरा साइट मैप जनरेट हो जाएगा फिर मैं रोबोट्स में उसका रेफरेंस दूंगा और दोनों फाइलों को अपलोड कर दूंगा। अब फाइनली क्या काम रह गया मेरा इस फाइल को सेव करने का? तो अब मैं क्या करूंगा भाई, फाइल
सेव एज, तो इस फाइल को कौन सी फाइल बनाना है मैंने, टेक्स्ट, तो नोटपैड वैसे ही टेक्स्ट बना रहा है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है मेरी। तो मैं यहाँ से डी ड्राइव में आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ था, इसको रखना, तो यहाँ आकर मैं क्या लिखूँगा, txt लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे txt आ रहा है ना, लिखने की ज़रूरत तो नहीं। यहाँ आकर चेक करें जहाँ मैंने इसको रखा, आ गई है रोबोट्स की फाइल, के नहीं आई है, आ गई। बस एक क्या रह गया काम, वो जो मैंने अभी डाउनलोड किया है मैं उसको भी पकड़ के यहाँ ले आता हूँ, साइट मैप को भी कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। याद रखिएगा इनका नाम बिल्कुल यही होने चाहिए, robots.txt, हल्का सा नाम चेंज किया, रोबोट फाइल नहीं होगी। साइट मैप .xml, एक कैरेक्टर भी आगे पीछे हो गया, इसका क्या मतलब कि ये भी साइट मैप की फाइल नहीं है। सो ये हैं दो चीज़ें, ये तो आपको मैंने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट दे दिया, थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं समझने के लिए। वैसे सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें मौजूद था जो अभी मैंने बताया आपको। जी सबसे पहले रोबोट्स फाइल होती क्या है जी, रोबोट्स फाइल रिजाइड्स इन द रूट डायरेक्टरी, यही कहा ना मैंने आपको कि जहाँ पर वेबसाइट पड़ी है वहीं पर इसे होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी ऑफ योर वेबसाइट एंड गिव सर्च इंजन क्राउलर्स इंस्ट्रक्शंस एट द विच पेजेस दे कैन क्राउल एंड इंडेक्स ड्यूरिंग द क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग प्रोसेस। यानी कि हम क्या कहते हैं उसे कि भाई जब आप क्राउलिंग कर रहे होगे तो ये वाली चीज़ों को क्राउल करो और ये वाली चीज़ों को क्राउल नहीं करो। जरा नीचे आ जाए, रोबोट टेक्स्ट फाइल इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट फॉलो द रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स। कहता है भाई रोबोट्स फाइल जो है एक सिंपल सी फाइल है जो रोबोट्स के एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं कि भाई वो जो मैंने अभी पढ़ाए हैं वो सारे एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स ही है ना, क्या अलाउ करवाना है, क्या डिसअलाउ करवाना है, साइट मैप बताना है, सर्च इंजन का क्राउलर बताना है। तो ये दीज मेथड्स कॉल एक्सक्लूशन मेथड्स, ठीक है। अच्छा जी, रोबोट्स फाइल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रूल्स, मतलब ये जो 4 लाइनों में मैं चीज़ें लिख रहा था ये क्या थे, इसके रूल्स थे। क्या कहता है इसमें एक से ज़्यादा रूल्स होते हैं जी, आ जाए। ईच रूल ब्लॉक और अलाउ, हर रूल जो होता है वो यहाँ तो अलाउ कर रहा होता है या ब्लॉक कर रहा होता है, देखा ना आपने, ऐसे ही है। चले और नीचे आ जाए, ये अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड, ठीक है जी, द रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड आल्सो नोन द रोबोट एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल या रोबोट्स फाइल। कह रहा है इसको रोबोट्स एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड भी कहते हैं और रोबोट.txt फाइल भी कहते हैं, जो मर्जी कह लें, आपकी मर्जी है। इसको इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड बाय वेबसाइट्स टू कम्युनिकेट विद वेब क्राउलर्स एंड अदर वेब रोबोट्स। कहता है वेब क्राउलर्स के साथ और रोबोट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं जी। और नीचे आ जाएं जी, व्हाट हैपन, कहते क्या होगा, व्हाट हैपेंड इफ यू डोंट हैव अ रोबोट फाइल। कहते अगर आपने रोबोट फाइल बनाई नहीं है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, क्राउलर आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपकी वेबसाइट पर, मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट पड़ा हुआ है ना, वैसे पड़ा हुआ है मेरे पास 500 फाइलें हैं, लेकिन उसमें से जो क्राउलेबल फाइल है ना, फॉर एग्जांपल वो मैं कहता हूँ 20-30 ही हैं या 10-15 ही हैं। तो अब आपने तो रोबोट फाइल बनाई नहीं है, तो क्राउलर क्या करेगा, 500 की 500 को स्कैन करेगा, उसका काम बढ़ा दिया ना हमने, क्योंकि हमने उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि भाई इसमें से क्या क्राउल होने वाला है और क्या क्राउल नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सब कुछ क्राउल करेगा और उसको हमारे एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड भी नहीं समझ में आएंगे, जो मैं खुद से अपने माइंड में एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड एक बनाकर बैठा हुआ हूँ कि भाई ये क्राउल होना चाहिए और ये क्राउल नहीं होना चाहिए, उसको वो भी समझ में नहीं आएंगे। सो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ये मेंशन नहीं करेंगे तो इससे हमें डैमेज पहुंचेगा, तो हमें इसीलिए रोबोट्स की फाइल बनानी चाहिए। कहना पर गलती से अगर आपने किसी चीज़ को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, भाई गलती से करेंगे या जानबूझ के करें, ब्लॉक किया तो ब्लॉक किया है ना, ब्लॉक हो गया, उसी की अनब्लॉक करेंगे हम, ठीक। यानी अगर आप भी ब्लॉक करके भूल गए तो इसका मतलब है कि आप क्राउलर को मना कर बैठे हुए हैं कि भाई मेरी वेबसाइट को क्राउल नहीं करो। ये कब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी वेबसाइट मेंटेनेंस के प्रोसेस में है, उस वक्त हम ये काम कर सकते हैं। चलो जी और नीचे आ जाए, डू यू नीड अ रोबोट फाइल, इसका जवाब आप दे दें मुझे। बिल्कुल, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है, ये एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जी। वाई यूज अ रोबोट्स फाइल, ये भी हमें समझ में आ गया कि अलाउ और डिसअलाउ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करने लगे हुए हैं। अच्छा, ये आगे लिखा हुआ है, टू इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट रोबोट्स फाइल, के रोबोट्स फाइल के अंदर आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, दीज आर डायरेक्टिव्स ओनली, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक डायरेक्टिव्स है, और डायरेक्टिव से ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा इन्फॉर्मेशन है ये क्राउलर के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन दी
तो आप गूगल के पीछे पड़ जाएंगे, जनाब हमने ये लिखा था तो हमारा पेज क्यों क्रॉल नहीं हो रहा, क्योंकि उसको क्रॉल करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को साथ साथ चेक करना है। सो मतलब उसने कहा ये कोई आप ऑर्डर नहीं कर रहे हो कि क्रॉल करो और वो क्रॉल करना शुरू हो जाएगा। ये आप उसको सिर्फ एक डायरेक्टिव देने लगे हो, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आप क्या क्रॉल कराना चाहते हो और क्या नहीं। और उसके बाद उसने कहा कि इन मोस्ट केसेस, अच्छा आगे क्या कह रहा है, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि आपने एक पेज को तो करवा लिया कि भाई इसे क्रॉल ना करो। जैसे मैंने अभी ब्लॉक करवाया ना, मैं कहा भाई जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरा अबाउट अस का पेज या मेरा गैलरी का पेज अभी अंडर प्रोसेस है, यानी उसको अभी रीडिज़ाइन मोड में चला गया वापस, मैं उसका नया पेज डिज़ाइन करवा रहा हूँ, तब मैं क्या चाहूँगा, मैं कहूँगा ना कि भाई उसको अभी फिलहाल क्रॉल नहीं होना चाहिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया कि भाई इसे क्रॉल नहीं करो, तो उसने उसे क्रॉल करना छोड़ दिया। बाद में क्या होगा, अब मेरा होम का जो पेज है, कोई भी बंदा मेरे होम के पेज पे आता है, उसके अंदर एक लिंक है और वो लिंक आपको लेकर जाता है अबाउट अस के पेज पे। इसका मतलब क्या हुआ, बेशक वो अबाउट अस से तो डिसअलाउ है, मगर आपने उसे होम के पेज से अलाउ करवा दिया, क्योंकि होम का पेज क्राउल हो रहा है और होम के पेज पर जो लिंक पड़े हुए हैं वो भी सारे क्राउल होंगे। तो एक जगह से आप उसे बंद कर रहे हो, लेकिन दूसरी जगह पे आपने उसके लिए डोर्स ओपन रखे हुए हैं। उसने कहा अगर वो लिंक्स किसी और पेज के ऊपर मौजूद होगा तो भी वो क्राउल होता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको वाकई चाहते हो कि अबाउट अस का पेज फिलहाल 10-15 दिनों के लिए किसी भी सूरत में क्राउल ना हो, तो उसके जो लिंक्स होंगे उसको भी आप डिसेबल करके आओ, ताकि वो वहाँ से भी क्राउल ना हो। मतलब होम के पेज पर लिंक है, उसको हैश कर दें फिलहाल, जब तक आप अंडर कंस्ट्रक्शन के मोड में जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 बातें थी, उसने कहा भाई ये भी याद रखनी है आपने। ये मैंने समझा दिया आपको कि रोबोट की फाइल कैसे काम करती है। ये फाइलें मैंने आपसे शेयर की हुई हैं, रिसेंटली अभी मैंने आपसे PDF की फाइलें ग्रुप में शेयर की हैं। ये सारी डिटेल आ रही है जो मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, साइट में आपका भी बताया, नीचे है जरा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, नीचे एक टर्म लिखी हुई है क्राउल बजट। हाँ, क्राउल बजट का क्या मतलब होता है, क्राउलर जब आपकी वेबसाइट पर आता है तो एक खास टाइम लेकर आता है कि कितनी देर तक उसने आपकी वेबसाइट को विजिट करना है और स्कैन करना है। ये जो उसका टाइम होता है इट इज कॉल्ड क्राउल बजट, इसे हम क्राउल बजट बोलते हैं। यानी क्राउलर का टाइम आपकी वेबसाइट पर, कोई भी क्राउलर आपकी वेबसाइट पर कितना टाइम स्पेंड करेगा, इट इज कॉल्ड क्राउल बजट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई क्राउलर से पूछ लें कितना टाइम है, नो, ये टाइम मेंशन नहीं है। ओके, ये टाइम बिल्कुल मेंशन, ये ऐसे ही है ना जैसे हम कहेंगे प्रिंसिपल साहब सुबह आए हैं और सुबह क्लासेस होने लगी हुई हैं, 10-12 क्लासेस हो रही हैं। अब किसी को पता है कि प्रिंसिपल साहब ने हर क्लास में कितने टाइम रुकना है, हो सकता है 1 मिनट रुकें, हो सकता है 5 मिनट रुकें, हो सकता है 15 मिनट रुकें, ये उनकी चॉइस है। लेकिन क्राउलर के पास इतना टाइम भी नहीं होता, कुछ देर के लिए उसने आना है। सो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि रेलिवेंट होकर उसको इन्फॉर्मेशन दें। क्राउल बजट मीन्स क्राउल टाइम, क्राउल बजट मीन्स क्राउल टाइम, कि कितनी देर क्राउलर वहां पे रुकेगा। ये क्राउल अगर आपने देखना हो, रोबोट फाइल, दूसरी रोबोट फाइल देखनी हो तो ये तरीका है उसका। ये कहाँ पे क्लिक हो गया भाई मुझसे, सीधे हो जाओ। ठीक है, नीचे आए जरा और नीचे बना हुआ है वो वाला बटन रिकॉर्डिंग का, मैं उससे बचने चाहता हूँ तो वो मुझसे जो है ना दूसरी तरफ क्लिक हो जाता है। अच्छा, ये अब आप देखें ज़रा, मैं आ गया हूँ यहाँ से वर्डप्रेस में। अब ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि भाई ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाली इन्फॉर्मेशन यानी रोबोट फाइल आपने वर्डप्रेस में कैसे बनानी है। ठीक है, वर्डप्रेस में हमने कोई खुद से डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। क्या करना है हमने, ये वर्डप्रेस का cPanel है मेरे पास आया हुआ है, मैं आपसे दोबारा एक दफ़ा शेयर करूँगा। मैंने एक 3-4 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है वर्डप्रेस की, लोकली कंप्यूटर पर से इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, रोबोट्स फाइल कैसे बनानी है, साइट मैप कैसे सबमिट करना है, ऑन साइट एसईओ कैसे, छोटे छोटे लेसन हैं, उनको आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, तो जब आप वर्डप्रेस को खोलना होगा तो वर्डप्रेस हम बेसिकली खोलते कैसे हैं, देखें वर्डप्रेस पता है कैसे खुलता है। यानी आपसे कोई बंदा एसईओ करवाना चाहता है वर्डप्रेस की फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहता हूँ भाई उसकी वेबसाइट का नाम है, चलिए काम करें कोई वर्डप्रेस वाली वेबसाइट ही खोल लेते हैं। कहाँ होगी, इधर आओ, यहाँ पर लिखा होगा अम्मार,
लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? इधर लिखा होगा, उधर नहीं लिखा हुआ तो अच्छा। यहाँ पर नहीं आ रहा मार लिखा हुआ, नहीं आ रहा। इधर आए जरा। अब नजीब एंड सन्स में देख लें, ये है मार। चलें जी, ये मेरे पास एक वेबसाइट है जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, कोई आर्टिकल टाइप की किसी की वेबसाइट है। स्लैश ये वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाने का तरीका है, /wp-admin, इस पे एंटर करें। क्या कह रहा है? यूजर नेम और पासवर्ड। खुल गई? ऐसी स्क्रीन ही नजर आ रही है ना उधर भी आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी की वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो आपको ये यूजर इंटरफेस चाहिए उसकी, यानी उसको आपने कहना है भाई मुझे आप अपनी वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड दें, लेकिन आप उसकी वेबसाइट को खोलेंगे कैसे? वेबसाइट जो मर्जी xyz.com/wp-admin, उस तक एक्सेस करने का ये तरीका है हमारे पास। ये वीडियो आपसे मैं शेयर कर दूंगा। ओके, अब आ जाए इधर वापस। वो कहता है भाई ये कंट्रोल पैनल है और ये एसईओ का प्लगइन है जो भी आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे, और ये वाई का निशान बना हुआ आ रहा है, वाई का निशान बना हुआ आ रहा है, wp-admin, ठीक है, ये होता है। अच्छा, यहाँ पर वाई का निशान है, इसका मतलब है ये प्लगइन कौन सा है? योस्ट का प्लगइन है, ये उसका सिंबल है। भाई भी जैसे कोका कोला का एक सिंबल होता है ना, इसलिए मैंने पहचान लिया कि योस्ट का सिंबल है। तो योस्ट अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको वहाँ से भी पता लग जाएगा कि योस्ट का जो सिंबल होगा वो ये वाला होगा। तो ये पता लग रहा है कि ये इस वक्त जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि कौन सा प्लगइन है एसईओ का, योस्ट का प्लगइन है, ठीक है। और योस्ट का प्लगइन ही मोस्ट कॉमन प्लगइन है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लगइन जो है वो वर्डप्रेस में योस्ट का प्लगइन ही होता है। तो क्या कहता है भाई, योस्ट के प्लगइन पर आओ, उसके बाद क्या करना है आपने? कहता है उसके बाद आप कहाँ जाएँ? फाइल एडिटर में कह रहा है ये, बल्कि इसके बीच में एक और ऑप्शन भी है टूल्स का, जो कि यहाँ से मिस हुआ होगा। एसईओ यानी कि ये वाला, उसके बाद टूल्स, टूल्स के बाद फाइल एडिटर, और फाइल एडिटर के बाद क्या हुआ? रोबोट्स की फाइल आ गई सामने हमारे खुद ही। मैं कह रोबोट्स की फाइल खुद ही आ गई, इसमें फिजिकल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें वर्चुअल फाइल है। मैं इसको कहता हूँ हमेशा वर्चुअल फाइल। क्यों कहता हूँ वर्चुअल फाइल? मतलब मेरे पास अगर किसी की कोडिंग वाली वेबसाइट होगी ना, तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा, उसे सेव करूँगा, उसे अपलोड करूँगा। अब आप देख रहे हो मैंने कोई फाइल बनाने का प्रोसेस तो नहीं किया, फाइल क्रिएट नहीं की है, फिजिकली स्टोर तो नहीं की फाइल कहीं मैंने, बल्कि मैंने क्या किया, वर्डप्रेस खोला, वर्डप्रेस में जाकर उस प्लगइन के अंदर गया हूँ और जो मैंने फाइल में लिखना था सब कुछ यहाँ लिख दिया है, सब कुछ यहाँ लिख दिया, पेस्ट किया, आखिर में सेव किया। समझो क्या हुआ, बन गया वर्डप्रेस की रोबोट्स की फाइल क्रिएट हो गई हमारी। तो वो नीचे आ जाते हैं जी, और क्या है नीचे देखें। सॉरी, ये रही ना, ये किसी की वेबसाइट होनी चाहिए ना, ये तो ऑनलाइन वेबसाइट होती है ना, ये ऑफलाइन ही ना होती है, ठीक है। ये किसी की वेबसाइट होगी तो ही हम कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने इसीलिए वीडियोस बना के इसमें रखी हुई है कि आप उसकी प्रैक्टिस उन वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट की वेबसाइट का एक्सेस तो नहीं दिया जा सकता ना, इसमें भी साइट मैप होता है, बिल्कुल होता है। ये अभी हाँ इसमें नहीं दिया तो गलत हुआ ना भाई, मैं क्या नहीं हुआ तो गलत है। अभी हमने पढ़ लिया ना, तो लाजमी लिखना है, ठीक है। सिंपल, ये खाली होगी फाइल ना, ये तो आप मॉडिफाई करोगे ना, जैसे मैं वहाँ पर फाइल खुद ही बना रहा था ना। जो कुछ करना है भाई, यहाँ पर आकर टाइप करते जाओ और आकर में सेव का बटन प्रेस कर दो। यहाँ पर सेव नहीं होता, यहाँ पर अपडेट लिखा होगा, मैं क्या यहाँ पर अपडेट लिखा होगा, अपडेट कर दो बस, सिंपल।
यहाँ पर 2 बटन है जो आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, अपडेट एंड पब्लिश। 2 बटन मिलेंगे, अपडेट एंड पब्लिश। तो आपने अपडेट करना है जब नई चेंजेस करोगे, तो उसके बाद आपने उसको पब्लिश कर देना है। बात खत्म, ये वाली बात हमारी खत्म हो गई है। अब आ जाते हैं वापस ज़रा इसके ऊपर, नई चीज़ पर आते हैं, डैट इज़, इसको पहले हम देख लेते हैं। रीडायरेक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर रीडायरेक्टर्स? अभी हमारा एक टॉपिक है सर्च कंसोल वाला। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वो होस्टिंग खोल के दिखा सकूं, अगर वो खुल गई तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर समझा पाऊंगा होस्टिंग के अंदर, ठीक है? वो भी हमने देखना है। अच्छा जी, व्हाट इज़ रीडायरेक्ट्स? नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है भाई, नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है ना कि ये कोई रीडायरेक्टर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब हम ये समझ लेते हैं कि ये कितने हैं। A redirect is a way to send both users and search engines to a different URL। कि भाई रीडायरेक्ट क्या होता है? यूजर्स को और क्राउलर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए होता है। जैसे किसी बंदे का दफ्तर हो, वो जगह चेंज कर ले तो बाहर एक छोटा सा बैनर लगाकर या पेज लिखकर चला जाएगा कि जनाब हमने ऑफिस चेंज कर लिया है, अब आप ऑफिस नंबर 7 में आ जाए, ठीक है? सो इट इज़ अ टाइप ऑफ रीडायरेक्ट। तो वो कहता है कि भाई ये 2 रीडायरेक्ट हैं, एक वो बंदा है जो यूज़र है जो वेबसाइट पर आ रहा है, और एक क्राउलर है। 2 लोगों के लिए रीडायरेक्ट है। तो अगर हम अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर पर जाएं तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, याद हो अगर आपको? कैनोनिकल। तो क्या आपको लगता है वो भी रीडायरेक्ट है? सोचें जरा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें कि आपको लग रहा है कि मैं उसको रीडायरेक्ट कह सकता हूँ? मगर इसकी डेफिनेशन के मुताबिक वो आधा डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, पूरा नहीं उतरता, मुकम्मल डेफिनेशन पे नहीं पूरा उतरता। क्या लिखा हुआ है? इज अ वे टू सेंड बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन्स। जो कैनोनिकल था, क्या वो यूजर को भी भेजता था? नहीं भेजता था। इसलिए हम इसीलिए हम कैनोनिकल को बोल रहे होते हैं कि वो वर्चुअल रीडायरेक्ट है, वो फिजिकल रीडायरेक्ट नहीं है। वो क्राउलर को मूव करा रहा है, यूजर्स को मूव नहीं करवा रहा, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल रीडायरेक्ट। और फिजिकल रीडायरेक्ट का क्या मतलब है कि भाई एक बंदा लिखेगा xyz.com एंटर, तो वेबसाइट खुल जाएगी abc.com। इसका मतलब क्या हुआ? ये फिजिकल रीडायरेक्ट है कि यानी उसने साइट कोई और खोली, खुल कोई और गई, ठीक है? एक तो आपको डिफरेंशिएट बता दिया, आपको ये भी पता लग गया कि व्हाट इज फिजिकल रीडायरेक्ट एंड व्हाट इज वर्चुअल रीडायरेक्ट, ठीक है? अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ रीडायरेक्ट्स, नंबर 1 301 एंड नंबर 2 302। क्या हो गया भाई, मैं भी आऊं? मैं क्या मैं भी आऊं कि 2 बंदों से गुजारा हो जाएगा? ठीक है, तो मुस्कुराओ ना, इतना टेंशन पे क्यों हो? बोलो। हाँ जी, एक रीडायरेक्ट है 301 और एक रीडायरेक्ट है 302। 301 कैसा रीडायरेक्ट होता है? मैं जो पेट्रोल जाया करके उधर तक आया था ना, इसलिए आया था कि तो जो मेरी तरफ दें, ठीक है? 301 कैसा रीडायरेक्ट है? परमानेंट। और 302 कैसा रीडायरेक्ट है? टेम्परेरी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई नीचे एक शॉप है, यहाँ कहीं ये क्लासरूम है, ठीक है? इस क्लासरूम में कुछ पंखों का काम होने वाला है, कुछ पेंट होने वाला है, एसी की मेंटेनेंस होने वाली है। इन्होंने क्या किया, इस क्लासरूम को 6 दिनों के लिए रीडायरेक्ट कर दिया रूम नंबर 5 में। अब क्या होगा, जो स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, बाहर लिखा होगा कि भाई उधर चले जाएं क्लास के लिए, लेकिन 5 दिनों के बाद जब ये कमरा बिल्कुल सेट हो जाएगा, दोबारा क्लासेज यहीं पे शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दफ़ा जो आपको मूव किया था उन्होंने परमानेंट किया था कि टेम्परेरी किया था? टेम्परेरी मूव किया था, ठीक है? सो इट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी रीडायरेक्ट। जब आप अपनी वेबसाइट पर कुछ देर के लिए किसी को मूव करते हैं, अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, जब हम रीडायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम साथ पैरेलल एसईओ की बात भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं भाई एसईओ हो गई थी हमारी, यानी हमारी एक दुकान थी एक जगह पर, सारी दुनिया को पता था ये हमारी दुकान है। तो जब उसका एड्रेस चेंज हुआ तो लोगों को तो नहीं याद रहा ना भाई हमारी दुकान किधर चली गई है। अब तो नहीं लोगों को पता कि हमारी शॉप कहाँ है, तो नई शॉप के लिए उन्हें एड्रेस भी फॉलो करना पड़ेगा, मुश्किल होगी ना उन्हें। तो इसका मतलब क्या होगा, हम आप एसईओ के पॉइंट से बात करें, अगर हम एसईओ की पॉइंट से बात करें तो हम कहते हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारी वेबसाइट को रैंक कीवर्ड्स के अगेंस्ट देख रहे हैं। तो क्या 301 और 302 हमारी एसईओ को भी साथ लेकर चलते हैं? मतलब अगर मैं 301 लगाऊं तो क्या मेरी एसईओ पे तो नहीं कोई असर पड़ेगा? ये तो नहीं होगा मेरी एसईओ डाउन हो जाएगी और जो मेरा कंपटीटर होगा वो ऊपर आ जाएगा। रीडायरेक्टर कौन सा है? एक रीडायरेक्टर ऐसा है
जिसके अंदर आपकी एसईओ में फर्क नहीं पड़ेगा, और एक रीडायरेक्टर ऐसा है जिससे आपकी एसईओ में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर आप परमानेंट रीडायरेक्टर लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एसईओ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी एसईओ साथ ही नई लोकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप टेम्पररी रीडायरेक्ट लगाते हैं उससे आपका एसईओ में फर्क आएगा। इसका मतलब है आपकी इंडेक्सिंग डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें आपकी इंडेक्सिंग डाउन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, पहले हम क्या देख रहे हैं जी, 301 URL हैज बीन मूव्ड परमानेंटली, ठीक है। 301 रीडायरेक्टर पासेस बिटवीन 90 से लेकर 99% लिंक इक्विटी। लिंक इक्विटी का क्या मतलब है कि आपकी एसईओ, आपकी लिंक बिल्डिंग कहता है आपकी जो लिंक इक्विटी होगी वो साथ ही चली जाएगी। 99% का मतलब क्या हुआ, जस्ट 1% चांसेस है कि ड्रॉप हो। 1% 100 में से बहुत कम चांसेस हैं, इसको ड्रॉप होना तो नहीं हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, 301 रीडायरेक्टर्स हिल तो नहीं रही स्क्रीन, हिली थी।